कथन किसका? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास कुछ वैश्विक घटना का योगदान रहा, युग को सम्मिलित करना है। बोअर युद्ध 1899 से 1902 के बीच में हुआ था। बोअर का युद्ध। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। वर्ष 1903 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का सार्वजनिक घोषणा किया था। वर्ष 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा किया। बंगाल विभाजन के निर्णय लिए जाने के पीछे अंग्रेज का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाना था। बंगाल विभाजन के निर्णय के लिए जाने के पीछे अंग्रेज का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? कलकत्ता 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज की प्राप्ति की अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किया था घोषित लाहौर 1929 में। स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्हित की गई थी। पुस्तक का नाम था देशेर कथा। स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए पुस्तक निर्देशित की गई थी। इस पुस्तक का नाम था देशेर कथा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक पुस्तक का रचना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है, जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था। गलत। चटगांव शस्त्रागार 1925 में हुआ था शायद। लोकखीर भंडार यह है सरला देवी संबंधित है। लोकखीर भंडार से संबंधित थी सरला देवी। स्वदेशी भंडार रविन्द्रनाथ टैगोर। केमिकल फैक्ट्री प्रफुल्ल चंद्र राय केमिकल फैक्ट्री। इंडियन स्टोर जगदीश चौधरी थे। स्वदेशी भंडार संबंधित से रविन्द्रनाथ टैगोर था। स्वदेशी भंडार। निम्नलिखित पर विचार करना। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आया था। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आया था। राजद्रोह सभा अधिनियम 1907 में आया था। भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरणा अधिनियम 1908 में आया था। भारतीय दंड विधि संशोधन 1908 में। भारतीय दंड विधि संशोधन 1908 में। भारतीय समाचार पत्र अपराध अधिनियम 1908 में। राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम 1907 में। भारतीय प्रेस 1910 में आया था। क्रांतिकारी आंदोलनकारी उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों की पद्धतियों से वैचारिक भिन्नता रखते थे। क्रांतिकारी का मानना था कि समाजवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों इत्यादि सभी को नष्ट कर देगा। युगंतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन बरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। युगंतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा निकाला गया था। रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर यात्रा कर रहा था, 1907 दिसंबर में हुआ था।
रेल की पटरी को उखाड़ने का प्रयास किया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर यात्रा कर रहा था। 1907 में दिसंबर में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उसकी गाड़ी पर बम फेंका गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उसके गाड़ी पर बम फेंका गया था 1908 में। युगंतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व लोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास 1907 में। युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व लोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास 1907 में किया गया था। बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन था अनुशीलन समिति। बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1904 में महाराष्ट्र में। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में महाराष्ट्र में किया गया था, महाराष्ट्र में हुआ था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनव कान्हेर नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी। जैक्सन कौन था? जैक्सन था नासिक के जिला का मजिस्ट्रेट था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े आनंद कान्हेर नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज यात्री की हत्या कर दिया, अंग्रेज की हत्या किया। जैक्सन कौन था? नासिक जिला का मजिस्ट्रेट था। गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना। इंडियन हाउस लंदन ब्रिटेन में। इंडियन हाउस लंदन ब्रिटेन। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना पेरिस फ्रांस में होता है। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना पेरिस फ्रांस में। स्वदेशी सेवक गृह वैंकूवर कनाडा में बना था। वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह का स्थापना वैंकूवर कनाडा में किया गया था। यूनाइटेड इंडियन हाउस की स्थापना पेरिस फ्रांस में हुआ था। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में, यूनाइटेड लग जाएगा तो फ्रांस। इंडिया हाउस लंदन ब्रिटेन में। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? लंदन से। एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन से किया गया था। क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस जी का कथन था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं है अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य है भारत के राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस। कामागाटामारू प्रकरण 1914 में हुआ था। कामागाटामारू प्रकरण 1914 में। दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था 1912-13 में। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912-13 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था 1912 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था 1912 में। 1918 ईस्वी के विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में हुआ था? महाराष्ट्र में। 1918 ईस्वी के विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ था। 1927 चापेकर बंधुओं ने वर्ष 1897 ईस्वी में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रेड एवं लेफ्टिनेंट अरकास्ट की हत्या किया था। चापेकर बंधुओं ने वर्ष 1897 ईस्वी में पूना के प्लेग समिति के रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दिया था। आयरस्ट। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किस क्रांति संगठन द्वारा चलाया गया था? भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन अंजुम ए मुहिब्बीन ए वतन, अंजुम ए मुहिब्बीन ए वतन। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था, अंजुम ए मुहिब्बीन ए वतन के द्वारा। किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जिम्मरमैन योजना का सूत्रपात किया था? जर्मनी देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जिम्मरमैन योजना का सूत्रपात किया था। बाघा जतिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस के संघर्ष करते हुआ था? बालासोर में। बाघा जतिन की मृत्यु पुलिस से संघर्ष करते हुए बालासोर में हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया था। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों के उत्साह का संचार किया था। भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? आयरलैंड। भारत का होम रूल आंदोलन आयरलैंड के देश से प्रेरित था। एनी बेसेंट तीसरा इसमें विचारो। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में किया था। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में किया था। तिलक ने होम रूल लीग के मुख्यालय पूना में खोला था। तिलक ने होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित किया था? पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का संगठन सचिव किसे नियुक्त किया था? जॉर्ज अरूडेल को। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का संगठन सचिव किसे नियुक्त किया था? जॉर्ज अरूडेल को। कथन पर विचार करना। यह इस सम्मेलन में 1916 ईस्वी में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ आयोजित वार्षिक सम्मेलन में 1916 ईस्वी में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 ईस्वी कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस ने नरमपंथी एवं गरमपंथी गुट पुनः एकीकृत हुए थे। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मध्य समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसी सम्मेलन में नरमपंथी गरमपंथी पुनः एक हो गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। उनकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ये उदारवादी विचारधारा नेता थे। इस आंदोलन में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुट एकीकृत हो गए थे। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण उपलब्धि और एक थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता समझौता हुआ था। 1916 कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल गरम दल के राष्ट्रवादी के मध्य समझौता होने में काफ़ी मदद मिला था। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफ़ी मदद मिला था। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होने के कारण कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था? लीग मुस्लिम द्वारा कांग्रेस को उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। जबकि 1916 में क्या हुआ था? कांग्रेस के मुस्लिम लीग के मुसलमान के पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमान के लिए आरक्षित किया गया था। मुसलमान के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि का प्रयास किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि का प्रारंभ किया था। पत्र पत्रिका और लेखक संपादक। एक तरफ है पत्र। अल हिलाल के लेखक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पत्रिका के लेखक थे अब्दुल कलाम आज़ाद। न्यू इंडिया के लेखक थे एनी बेसेंट। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। कॉमरेड के लेखक मोहम्मद अली। कॉमरेड के लेखक थे मोहम्मद अली। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट थे। अल हिलाल के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद था। कॉमरेड के लेखक मोहम्मद अली। भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या था? मैंगटेंगू चम्स्फोर्ड रिपोर्ट। भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार था मैंगटेंगू चम्स्फोर्ड रिपोर्ट था।
भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संबंध में इसमें कथन गलत था क्या? मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि वे गवर्नर के प्रति जवाबदेही थे। जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या हुआ था? प्रांत विशेष को दो भाग में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांत को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषय में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु उन्हें हस्तांतरित विषय में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं था। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषय को दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषय का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। इसमें दोनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस अधिनियम ने प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस अधिनियम ने प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने की व्यवस्था व्यवहारिक समझ विकसित हुई थी। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्धोत्तर परिस्थिति में भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी? सर सिडनी रॉलेट का नियुक्ति किया गया था। प्रथम विश्व युद्धोत्तर परिस्थिति में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की गई थी। मेजनी को आत्मकथा मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन में सदस्य के तौर पर कौन भारतीय शामिल नहीं था? इसमें शामिल कौन नहीं था? ये नहीं थे क्या? सर जमनालाल बजाज नहीं शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन में सदस्य के तौर पर भारतीय शामिल नहीं थे। सर जमनालाल बजाज नहीं थे, जबकि सर चिमनालाल, हीरालाल सीतलवाड़ शामिल थे। पंडित जगत नारायण भी शामिल थे। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान भी शामिल था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन में कौन कौन शामिल थे? सर चिमनालाल, हीरालाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा, सुल्तान अहमद खान। दोनों कथन सही है। इसमें क्या होगा? हाँ, यंग इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। गलत लगता है। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, जबकि बेसेंट ने होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। तिनकठिया पद्धति के अनुसार नील के किसान को अपनी भूमि के कुल कितने भाग पर नील खेती करने का अनिवार्य किया गया था? 3/20 भाग पर 3/20वां भाग पर नील का खेती करने का अनिवार्य किया गया था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह को अपनी तकनीक का पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में? चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूर ने व्यापक हड़ताल कर एक आंदोलन छेड़ दिया था। मजदूर द्वारा हड़ताल करने के पीछे का कारण क्या था? प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल के मजदूर ने व्यापक हड़ताल पर एक आंदोलन छेड़ दिया। इस मजदूर आंदोलन के पीछे कारण क्या था? हड़ताल के पीछे प्लेग बोनस को लेकर विवाद था।
मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक मकसद द्वेष शासन को लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार का वास्तविक मकसद द्वेष शासन को लागू करना था, जनता का राहत नहीं पहुंचाना था। इन सुधार से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुआ था। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष चुना गया था। पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने पर असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने पर असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता में। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम अनुमोदन दिसंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था, नागपुर में। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह इलाहाबाद शहर था, इलाहाबाद शहर में। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में पालनाडु वन सत्याग्रह कन्नौती हनुमंत के नेतृत्व में किया गया था। आंध्र प्रदेश में गंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह कन्नेगंटी हनुमंत के नेतृत्व में किया गया था। पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन वर्ष 1921 में किस माह में हुआ था? नवंबर महीना में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में नवंबर में हुआ था, दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दिल्ली समझौता को स्वीकृति प्रदान करने हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। रंपा या मान्य विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे? अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1882 में। 1882 में मद्रास वन अधिनियम लागू किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा स्थान कहाँ पे? गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश में घटना हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव द्वारा की गई थी? बारदोली प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा बारदोली प्रस्ताव से किया गया था। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था के संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः कौन थे? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था उसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। खिलाफत कमेटी कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था, संस्थापक अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव इसके थे मोतीलाल नेहरू। कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सही है। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। 1922 में गया में। चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गया में हुआ था।
नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें 42 से जीत हासिल हुआ था। नवंबर 1923 के संपन्न हुए चुनाव में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से उन्हें 42 सीट पर जीत हासिल हुई थी। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे। 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। स्वराज्यों ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया था। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में अपरिवर्तनवादी के क्या तात्पर्य है? अपरिवर्तनवादी के तात्पर्य था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषद के प्रवेश का विरोध कर रहा था। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अपरिवर्तनवादी से क्या मतलब है? वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषद में प्रवेश का विरोध कर रहा था, उसे अपरिवर्तनवादी कहा गया। पार्थेर डाबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से। पाथेर डाबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से। मेरठ षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र किस वर्ष चलाया गया था? मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में चलाया गया था। अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1928 में। अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना 1928 में किया गया था। कॉमिंटन रूस तथा अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे मानवेंद्रनाथ राय। कॉमिंटर्न रूस का अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे मानवेंद्रनाथ राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और सचिव थे दीवान चमन लाल थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और सचिव थे दीवान चमन लाल। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929 में किया गया था। केंद्रीय विधानसभा में बम का विस्फोट 1929 में हुआ। काकोरी ट्रेन लूट हुआ था 1925 में। काकोरी ट्रेन लूट 25 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार लूटा गया था 1930 में। चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया गया था 1930 में। सॉन्डर्स का हत्या हुआ था 1928 दिसंबर में। सॉडियंस का हत्या 1928 में दिसंबर महीना में। चटगांव शस्त्रागार को लूटा गया 1930 में। काकोरी ट्रेन लूटकांड हुआ था 1925 में। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया गया था 1929 में। मास्टर द निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था? सूर्यसेन को मास्टर द भी कहा जाता था। राजा मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? उधम सिंह का नाम था। राजा मोहम्मद सिंह आज़ाद क्रांतिकारी का अन्य नाम था राजा मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम था, उधम सिंह का नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। मुक्तादर कहा जाता था ग्राम प्रधान को। मुक्तादर कहते थे ग्राम प्रधान को। अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? 8 डाउन ट्रेन को। 8 डाउन ट्रेन को अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? 8 डाउन ट्रेन को। 8 डाउन ट्रेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन 1924 में किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद कब और किस स्थान पर पुलिस के मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे।
उस क्रांतिकारी युग को पहचानिए जो अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त अप्रैल 1929 में। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु किस केस के तहत मुकदमा चलाया गया, फांसी की सजा दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस 23 मार्च 1931 को हुआ था। नहीं, लाहौर षड्यंत्र केस के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मुकदमा चलाकर फांसी दिया गया था। फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। मुद्दीमन समिति का कारण क्या था? द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकारिणी की निगरानी करने के लिए मुद्दीमन समिति का गठन किया गया था। भारतीय विधि आयोग का काम क्या था? भारतीय विधि आयोग संवैधानिक सुधार का प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना था। भारतीय विधि आयोग का कार्य था संवैधानिक सुधार की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। लिनलिथगो आयोग का कार्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का जांच करना। लिनलिथगो आयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जांच करने के लिए। ली आयोग का कार्य था, ली आयोग सिविल सेवाओं की भर्ती पद्धति का जांच पड़ताल करना। सिविल सेवाओं की भर्ती का जांच पड़ताल ली आयोग। लिनलिथगो आयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का जांच करना। भारतीय विधि आयोग का कार्य था संवैधानिक सुधार की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। मुद्दीमन समिति का कार्य था द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी करना। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लेबर पार्टी से 2 थे और कंजर्वेटिव पार्टी के 4 सदस्य की संख्या शामिल थी। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लेबर पार्टी के 1 सदस्य, ब्रिटेन के लिबरल पार्टी 1, लेबर पार्टी 2, कंजर्वेटिव पार्टी के 4 सदस्य थे। लिबरल पार्टी का 1 सदस्य था, लेबर पार्टी का 2 और कंजर्वेटिव पार्टी के 4 सदस्य थे। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। सन 1928 ईस्वी में लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीयों की ऐसी संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। लॉर्ड बेकनहेड कौन था? तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव लॉर्ड बेकनहेड ने 1928 में भारतीयों को ऐसी संविधान निर्माण हेतु चुनौती दिया जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। ब्रिटिश सरकार का तत्कालिक भारत सचिव लॉर्ड बेकनहेड था। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कोलकाता में। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में किया गया था। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929 कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 दिसंबर महीने में अधिवेशन में पारित किया गया था। असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला था। असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला था। ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों की उपस्थिति के कारण हुआ था। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के तंजौर के समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के चित्रापल्ली के वेदारंभ तक की नामक
यात्रा आरंभ किया था? नमक यात्रा आरंभ किया अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के तंजौर के समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने चित्रापल्ली के वेद आरंभ तक की नमक यात्रा आरंभ किया था। 19 अप्रैल में 1930 में तमिलनाडु के तंजौर के समुद्र तट पर हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था। नखास तालाब का चयन किया गया था, जिसके नेतृत्व में यह नमक कानून को तोड़ा गया था। अंबिका कांत सिन्हा थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया। अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया था। अंबिका कांत सिन्हा, पटना में नखास तालाब का चयन किया गया था। अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया था। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को धरासंगा महाराष्ट्र में घटित हुआ था। के एम मुंशी ने सरोजनी, अच्छा इसमें सत्याग्रह शामिल कौन कौन नहीं थे? के एम मुंशी शामिल नहीं थे। सरोजनी नायडू, मनीलाल, इमाम साहब शामिल था। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को धरासन महाराष्ट्र में घटित हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल थे सत्याग्रही? सरोजनी नायडू, मनीलाल, इमाम साहब। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को धरासन महाराष्ट्र में घटित हुआ था, जिसमें मनीलाल, इमाम साहब और सरोजनी नायडू शामिल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि के ऊपर उठकर लोगों ने काम किया था। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया। लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था? मंजरी सेना का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र में, उम्र, लिंग आदि के ऊपर उठकर लोगों ने काम किया। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लोकप्रिय बनाने के लिए क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि के ऊपर उठकर लोगों ने काम किया। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था, लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। गांधी जी की दंडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से प्रेरित पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। गांधी जी की दंडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा की पहली बार कब अपनाया गया था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा पहली बार कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अपनाया गया था। 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता के आधार पर बिहार और उड़ीसा में दलित के लिए प्रांतीय विधानमंडल में कितने सीट आरक्षित किए गए थे? 18 सीट। 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में 18 सीट आरक्षित किए गए थे। 16 अगस्त 1932 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कैमोल अवार्ड की घोषणा की। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन था? तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। 16 अगस्त 1932 को फूट डालो और राज करो की नीति तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कैमोनल अवार्ड की घोषणा की। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन था? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? राजपूताना। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन रवाना हुए थे? राजपूताना जहाज से। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयन्नूर तक की यात्रा की? नमक सत्याग्रह के अंतर्गत थी। के कलियप्पन था। कांग्रेस नेता मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयन्नूर तक की यात्रा नमक सत्याग्रह में किया था। के कलियप्पन किया था, कलियप्पन ने।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद राजनीतिक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद तुरंत क्या हुआ था? रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ हुआ, संवैधानिक तौर तरीकों में संघर्ष का प्रारंभ हुआ, जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास किया गया, क्रांतिकारी आंदोलन को और रुझान जारी हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए आदर्शों का समर्पण कहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए इसे आदर्शों का समर्पण कहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन है प्रस्ताव संघ के सभी ब्रिटिश प्रांतियों ने मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देशी राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। गलत है ये। जबकि समस्त भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या थे? समस्त विषय का बंटवारा 3 सूची में किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया था। सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता। पुरुषों के समान ही महिला को भी मताधिकार प्रदान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के 3 स्तर में सूची बांटे गए थे, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत सरकार अधिनियम में केवल 2 और 3 होगा सही। केवल 2 और 3 कथन गलत हैं, जबकि पहला सही है। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक नवपंथी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे को सुधार द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे को सुधार द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कथन है। 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में क्या इसमें असत्य है? प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त किया गया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया था। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए थे। राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा किया गया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया था? पंजाब, असम। किन राज्यों में नहीं किया गया था? पंजाब और असम में नहीं किया गया था, शायद लगता है 3 और 6 में नहीं किया गया था। बॉम्बे, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत में 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधी सुधार में निम्न से सुधार किया था। कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधी सुधार में कौन से सुधार किए थे? ये सुधार किया था ऋण स्तर को राहत, भू राजस्व दर में कमी किया था। वन में पशुओं को चराने की अनुमति दिया गया था। प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उदारवादी मजदूर संघ की हड़ताल को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया गया तथा यथासंभव उसके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस मंत्रिमंडल के व्यवहार से अप्रसन्न थे। कांग्रेस के प्रांतीय सरकार के समाज कल्याण सुधार संबंध में कथन पर विचार करना है। कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। हरिजन के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई थी। कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1938 में। कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था। बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया था। बॉम्बे ट्रेडर डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया। कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री था। साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया था। कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री था। साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होने के पश्चात अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस का शासन कुल 28 महीना का था। कांग्रेस का शासन 28 महीनों का था।
पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उसके साथ सख्ती साझा नहीं कर रहा है। पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग के द्वारा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उसके साथ सख्ती साझा नहीं कर रही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन सितंबर 1932 में हुआ था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन हुआ था सितंबर 1932 में। हरिजन लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना, यह कब किया गया था? यह हुआ था अगस्त 1934 में। अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना था। अगस्त 1934 में। हरिजन यात्रा का आरंभ नवंबर 1933 में। हरिजन यात्रा का आरंभ नवंबर 1933 में। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1933 में। जनवरी 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। हरिजन यात्रा का आरंभ नवंबर 1933 में हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना कब हुआ था? यह अगस्त 1934 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन सितंबर 1932 में किया गया था। पुनः समझौता के बारे में कथन पर विचार करना। पुनः समझौता में कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधि प्रदान किया जाएगा। पुनः समझौता में कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधि प्रदान किए जाएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लॉर्ड इरविन था उस समय भारत का वायसराय। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। सविनय अवज्ञा पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता रैमजे मैकडॉनल्ड किया था और भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव सैमुअल होमर था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गृह सचिव सैमुअल होमर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का सचिव नियुक्त किया गया था सैमुअल होमर को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लॉर्ड इरविन के समय भारत का वायसराय था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव सैमुअल होमर को नियुक्त किया गया था। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था।